अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इल्मी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पॉलिटिकल साइंस में हम लॉ का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई लॉ के ऊपर, जिसमें पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि लॉ की डेफिनेशन क्या है, उसको एक्सप्लेन किया, नीड ऑफ लॉ, लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी इंसानों को, वो डिस्कस किया। दूसरी वीडियो में फीचर्स ऑफ लॉ डिस्कस किए। अब इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे पॉलिटिकल साइंस के नाम से फोल्डर है, वहां से आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब हमने डिस्कस करना है काइंड्स ऑफ लॉ। हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, एक कंट्री के अंदर रहते हैं और हमारे ऊपर बहुत से लॉज हैं। ठीक, तो ये लॉज हैं क्या? ये कलेक्शन ऑफ रूल्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट या स्टेट हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, ठीक, और गाइड करती है कि हमने इस स्टेट के अंदर रहते हुए किस तरह अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है। अब अगर ये लॉज ना हो तो फिर ये जो एक स्टेट के अंदर आपको ग्रुप लाइफ नजर आ रही है, लोग इकट्ठा रह रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं होगी। लॉज नहीं है तो फिर जिसका जो दिल करेगा वो करेगा, क्योंकि लॉज नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं। जो चाहे किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर दे, जो चाहे किसी का मर्डर कर दे। ठीक, लॉज हैं तो ये जो ग्रुप लाइफ स्टेट के अंदर हमें नजर आती है कि मुख्तलिफ कल्चर के लोग रह रहे हैं, मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं, ठीक, मुख्तलिफ ह्यूमन नेचर के लोग हैं, तो इन लॉज के अंदर रहते हुए वो क्या है, ग्रुप लाइफ में जिंदगी गुजार रहे हैं, पॉसिबल है ग्रुप लाइफ में जिंदगी गुजारना इन लॉस की वजह से। और इन्हीं लॉस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है अपने सिटीजन्स को, स्टेट कंट्रोल करती है। अब डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ लॉ। ये आपको नजर आ रहा है सारा ग्राफ, ये जो चार्ट है, ये असल में लॉस की काइंड्स हैं और किस तरह कैटेगराइजेशन हुई है वो है सारा। इसको अपने पास नोट करें, जरूरी है। इस साइड पे हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। ठीक, ब्रॉडली स्पीकिंग लॉ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। फिर नेशनल लॉ को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ। फिर इस ऑर्डिनरी लॉ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ के अंदर हम सिविल लॉ को डिस्कस करते हैं और पब्लिक लॉ को फिर फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, जनरल लॉ। फिर इस जनरल लॉ को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, स्टैट्यूटरी लॉ, केस लॉ, ऑर्डिनेंस। ये अपने पास नोट रखें कैटेगराइजेशन। ठीक, आज 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। ये क्या है? नेशनल लॉ, collection of laws which guide and direct the behavior of people and organizations within a state। ये वो कलेक्शन ऑफ रूल्स हैं या लॉज हैं जिसके थ्रू स्टेट अपने सिटीजन्स को कंट्रोल करती है। उस स्टेट के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शनल हैं उनको कंट्रोल करती है, उनके बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट करती है, गाइड करती है, लेकिन विद इन अ स्टेट, एक स्टेट के अंदर। ये नेशनल लॉज हैं। ठीक, अब ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेशनल लॉज।
पहले इस तरफ आए कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। कलेक्शन ऑफ लॉज विच गाइड एंड डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ये वो कलेक्शन है लॉज की जिसके थ्रू स्टेट्स के दरमियान रिलेशन को गाइड किया जाता है, उनके दरमियान रिलेशंस को मुख्तलिफ स्टेट्स के दरमियान कंट्रोल किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है, ठीक, इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जब कंट्रीज एक दूसरे के साथ किसी बेसिस पे एग्रीमेंट्स करते हैं, रिलेशंस बनाते हैं, या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कंट्री एग्रीमेंट में होता है, तो वहां पे इंटरनेशनल लॉज आते हैं जो कि कंट्रीज स्टेट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, ठीक। आगे देखें, बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड कंसेंट दैट द स्टेट्स ओबे रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यहां पे एक कंडीशन होती है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन बनाता है या एक कंट्री किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी किस्म का एग्रीमेंट करता है, तो यहां पे कंडीशन ये होती है कि वो स्टेट विलिंगली अपने आप को सबमिट कर रहा है इंटरनेशनल लॉ के अंडर। ये उसका कंसेंट होता है, उस कंट्री का विलिंगनेस होती है कि मैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर रहते हुए काम करूंगा, वेलफेयर के, ठीक, एग्रीमेंट्स बनाऊंगा, दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाऊंगा। तो यहां पे स्टेट्स की विलिंगनेस होती है, कंसेंट होता है, और वो फिर इंटरनेशनल लॉ को, उन रूल्स को ओबे करते हैं, ठीक, फॉलो करते हैं। अब आए नेशनल लॉ को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ। इसको जरा देखें। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, सबसे ज्यादा सुप्रीम लॉ है कंट्री का, किसी भी कंट्री का। क्यों? क्योंकि स्टैंड्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। ये वो लॉज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए होते हैं, ठीक। अब जितने भी कंट्रीज हैं, हर कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिटन फॉर्म में है, एक्सेप्ट ब्रिटेन, ठीक। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ राइटिंग में मौजूद हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कि बैकबोन ऑफ द कंट्री, किसी कंट्री की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर अगर कोई लॉज लिखे हुए हैं तो जाहिरी बात है सुप्रीम लॉ होगा उस कंट्री के लिए, ठीक। यहां पे क्या चीजें हैं देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉज में मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ लिखी। ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स, फंक्शंस एंड इंटरनेशनल इंटररिलेशनशिप ऑफ 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। पूरी की पूरी स्टेट को ये 3 चीजें चला रही हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक। बहुत एसेंशियल ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। अब इन 3 ऑर्गन्स की ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो, पावर्स क्या हो, फंक्शंस क्या हो, इनका स्ट्रक्चर कैसा हो, इनके दरमियान में रिलेशनशिप कैसा हो, सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसी हो इन 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के दरमियान, ये सब कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं हम। समझ आई? ठीक। आगे देखें, लॉज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स।
फंडामेंटल राइट्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन फॉर्म में होते हैं, और जो लॉज इन फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, इसी तरह लॉज रिलेटेड टू ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। ठीक, इसी तरह स्टेट या कंट्री के साथ कोई गद्दारी करे तो उसके लिए भी जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक, तो जो भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं जिसको मस्ट है कि फॉलो करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है सारे। ठीक, कहते हैं उन्हें। आगे देखें, नेशनल लॉ के अंदर सेकंड ऑर्डिनरी लॉ, इसे कॉमन लॉ कहा जाता है। describes the mutual relations of citizens and associations of a state। ऑर्डिनरी लॉ के अंदर म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ सिटीजन्स के सिटीजन्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा हो, एसोसिएशंस का रिलेशन कैसा हो, इंडिविजुअल का एसोसिएशंस के साथ रिलेशन कैसा हो, एसोसिएशन का दूसरी एसोसिएशन के साथ रिलेशन कैसा हो। ठीक, वो सारे ऑर्डिनरी लॉ के अंदर आते हैं। determines the conduct of individuals and various institutions of a state। और ये ऑर्डिनरी लॉ सिटीजन्स जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बिहेवियर, उनके कंडक्ट को भी कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, प्लस वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो उस स्टेट के अंदर फंक्शनल हैं उनके बिहेवियर को, कंडक्ट को भी गाइड करते हैं, उनको भी कंट्रोल करते हैं। अब ऑर्डिनरी लॉ तो फिर डिटेल में है। ठीक, मैं इनको इरेज करके लिखता हूं, नोट कर लें जी। तो आ जाएं, देखें ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। पहले पब्लिक लॉ को डिस्कस करेंगे सारा, फिर प्राइवेट लॉ पे आएंगे। देखें, पब्लिक लॉ जनरल पब्लिक से रिलेटेड जो लॉज हैं। ठीक, उस जनरल पब्लिक के अंदर ऑफिशियल्स भी आते हैं, उस जनरल पब्लिक के अंदर जो नॉन ऑफिशियल्स हैं, सिटीजन्स हैं, वो भी आते हैं। ठीक, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं स्टेट्स के, तो ये उन सब के ऊपर जो लॉ लागू होता है। governs the relations among citizens, officials and different departments of state। इनके लिए जो लॉ है उसे पब्लिक लॉ कहते हैं। जब हमने बात की डिपार्टमेंट्स ऑफ अ स्टेट, इससे क्या मुराद थी कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट, कि इन डिपार्टमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी, इनकी पावर्स क्या होंगी, इनका फंक्शन क्या होगा। ठीक, ये सब कुछ जो है पब्लिक लॉ के अंदर आता है। ठीक, अब पब्लिक लॉ को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, फिर उसके बाद जनरल लॉ में फिर स्टैट्यूटरी लॉ, केस लॉ, ऑर्डिनेंस, ये बहुत लेंथी है। तो पब्लिक लॉ को हम इन डोमेन्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले पब्लिक लॉ को जब फर्दर डिवाइड किया जाता है तो पहले पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखें, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। नाम से जाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रही हैं स्टेट के अंदर, जैसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को देखता है, एविएशन अथॉरिटी, ठीक, फ्लाइट्स वगैरह, ठीक। इसी तरह फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक।
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी या एजेंसी उसको कह लें, ठीक हो गया। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है जितने भी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चलता है, जिसमें उनकी पावर्स बताई जाती हैं, फंक्शंस बताए जाते हैं, लिमिटेशंस बताई जाती हैं, ठीक। प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन एक्सरसाइजिंग पावर्स, ये भी बताया जाता है कि आपने अपनी पावर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक। रेमेडीज एंड पेनल्टीज व्हेन अथॉरिटीज अब्यूज देयर पावर्स, तो फिर सजा भी दी जाती है इन्हीं लॉ के थ्रू। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जिसमें सजा का भी स्टेटेड है, पेनल्टीज का भी स्टेटेड है कि अगर कोई अथॉरिटी अपनी पावर को मिसयूज करे तो क्या सजा मिलेगी, वो भी लॉ के अंदर स्टेटेड है, ठीक। अब इसमें जैसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसको कंट्रोल करने के लिए इसके पावर्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर आ जाता है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी हो गई, ठीक। वहां पे ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज अप्लाई होते हैं क्योंकि ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। आगे पब्लिक लॉ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बाद आता है क्रिमिनल लॉ। तो ये देखें क्रिमिनल लॉ, बॉडी ऑफ लॉ दैट डिफाइंस क्रिमिनल ऑफेंसेस, चार्जिंग, ट्रायल ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन्स, fixes penalties and modes of treatment applicable to convicted offenders। अब ये जितनी भी क्राइम की चीजें हैं उनके साथ क्रिमिनल लॉ डील करता है, जिसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस बताता है कि क्या क्या हैं। चोरी ना करो, डाका ना डालो, रेप ना करो, ठीक, मर्डर ना करो, क्रिमिनल ऑफेंसेस बताता है, ठीक। व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं, ठीक। फिर आता है चार्जिंग के, उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस लागू होते हैं। आपने सुना होगा कि अंडर सेक्शन दिस 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 इसको हम कन्विक्ट कर रहे हैं इस बंदे को, ठीक। ट्रायल ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन्स, किस तरह आपने सस्पेक्टेड पर्सन का ट्रायल लेना है। सस्पेक्टेड जिस पे शक है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि जुर्म उसने किया है, तो उनको किस तरह डील करना है, उनका ट्रायल कैसा होगा सस्पेक्टेड पर्संस का, वो लॉ के अंदर, इस क्रिमिनल लॉ के अंदर डिटेल में बताया जाता है। फिक्सेस पेनल्टीज, अगर चोरी की है तो इतने साल सजा और इतना जुर्माना, अगर मर्डर किया है तो इतने साल सजा और इतना जुर्माना। तो जो पेनल्टीज हैं, सजा है, वो भी लॉ के अंदर स्टेटेड है। एंड मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट एप्लीकेबल टू कन्विक्टेड ऑफेंडर्स, अब जो साबित हो जाए कि इस बंदे ने जुर्म किया है तो फिर उसके साथ कैसा ट्रीट करना है। जो भी कन्विक्टेड बंदा होता है उसको लॉ इजाजत देता है कि आप अगर लड़ना चाहते हैं अपने हक के लिए तो आप लड़ सकते हैं, और वो कैसे होगा ये लॉ आपको बताता है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है क्रिमिनल लॉ किस किस तरह के क्राइम्स के साथ डील करता है। मर्डर, थेफ्ट, करप्शन, व्हाइट कॉलर क्राइम्स, ठीक, रेप, रॉबरी, बहुत कुछ है, ठीक। अब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखा, क्रिमिनल लॉ देखा। अब हम जनरल लॉ को देखते हैं जिसमें स्टैट्यूटरी लॉ, केस लॉ, ऑर्डिनेंस, ये क्या होते हैं इनको डिस्कस करते हैं, ठीक। मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं जी। तो आगे आए देखें, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिस्कस किया, क्रिमिनल लॉ डिस्कस किया। अब जनरल लॉ जिसके अंदर स्टैट्यूटरी लॉ, केस लॉ, ऑर्डिनेंस, ये डिस्कस करेंगे। जनरल लॉ, इसके अंदर सबसे पहले आता है स्टैट्यूटरी लॉ, ठीक। रिटन लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है? गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है जहां पे रिटन लॉ पास किया जाता है लोगों की वेलफेयर के लिए। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट लेजिस्लेट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ
पीपल, कानून साजी होती है लोगों की वेलफेयर के लिए। ठीक, अब पाकिस्तान, इंडिया, ब्रिटेन, यहां पे पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो लेजिस्लेट करे लोगों के लिए, ठीक, कानून बनाए। अमेरिका के अंदर कांग्रेस के पास ये अथॉरिटी है कि वो लेजिस्लेट करे। ठीक, अब ये होता कैसे है? प्रोपोजिंग अ बिल, पहले एक बिल प्रोपोज किया जाता है, फिर उस पे पार्लियामेंट में वोटिंग होती है। अगर पास हो जाए वो बिल तो फिर प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, फिर अगर प्रेसिडेंट उस पे साइन कर दे तो एंड पे वो लॉ बन जाता है। ठीक, तो जो भी लॉ पार्लियामेंट, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है उसे स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं। ठीक, अब इसमें टैक्स लॉज आ जाते हैं, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड लॉज आ जाते हैं कि क्या एज फिक्स की जाए। ठीक, फोर्स्ड कन्वर्जन से रिलेटेड लॉज आ जाते हैं। ठीक, उसके अलावा ट्रैफिक लॉज आ जाते हैं। नेब का बड़ा मसला है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, तो उससे रिलेटेड लॉज बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि इसकी पावर्स की लिमिट क्या हो, नेब की। ठीक, ये समझ आया। अब जनरल लॉ के अंदर आगे आता है केस लॉ। लॉ फॉर्मुलेटेड इन द लाइट ऑफ जुडिशियल डिसीजंस फ्रॉम प्रीवियस केसेस। ठीक, फ्रॉम प्रीवियस केसेस, जो जुडिशियल डिसीजंस हों, प्रीवियस केसेस को स्टडी करके जब जज कोई जुडिशियल अपना डिसीजन देता है वो भी लॉ बन सकता है। जुमला है बन सकता है। सारे जुडिशियल डिसीजंस लॉ नहीं बनते, कुछ बनते हैं। ठीक, और दूसरी बात, ये जुडिशियल डिसीजंस जिसको ये एजाज हासिल हो जाता है कि वो लॉ बन जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल डिसीजंस हों या हाई कोर्ट के जुडिशियल डिसीजंस हों, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऐसे मैटर्स या इश्यूज हों जिन पे वो जुडिशियल डिसीजंस आए हों। ठीक, अब दो तरह के केसेस आते हैं जज के पास। एक केस आता है जिसके ऊपर लॉ भी मौजूद है और प्रीवियस केसेस भी उस तरह के मौजूद हैं। तो जज क्या करता है, लॉ को भी देखता है और प्रीवियस केस स्टडी भी करता है। जो इससे पहले केसेस इस तरह के आए हैं इस नौयत के, उनको भी स्टडी करता है, लॉ को भी स्टडी करता है, फिर कोई जुडिशियल डिसीजन देता है। ठीक, एक और तरह का केस है जो कि जज के पास आता है, वहां पे हम टर्म यूज करते हैं इक्विटी की, कि एक केस आया जज के पास, अब उस पे पहले से कोई लॉ मौजूद नहीं है। जो केस जज के पास आया है, अगर जज लॉ को देख रहा है कि लॉ में इस केस के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या कमांडमेंट्स हैं, तो कोई लॉ मौजूद ही नहीं। प्लस जो प्रीवियस केस स्टडी है वो भी यहां पे काम नहीं आ रही, क्योंकि इस तरह का केस जो अभी जज के पास सामने पड़ा है, इससे पहले इस तरह का कोई केस नहीं आया। तो अब जज क्या करे? फिर इक्विटी आती है कि फेयर प्ले ऑफ जज, वो अपनी विजडम को यूज करके जस्टिस प्रोवाइड करता है। फिर इस तरह के केसेस में भी जो जुडिशियल डिसीजन होता है उसको ये एजाज हासिल हो जाता है कि वो फिर लॉ बन जाता है। ठीक, कि आगे अगर फर्दर इस तरह के केसेस आए तो इस जज ने जो डिसीजन दिया है उसको लॉ बना दो, ताकि फर्दर जब इस तरह के केसेस आएंगे तो उनके साथ डील करने के लिए आसानी होगी। ठीक, समझ आई? तो तमाम जुडिशियल डिसीजंस लॉ नहीं बनते, बल्कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर जब जज अपना डिसीजन देता है तो वो लॉ बन जाता है।
इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं कुछ, ठीक। आगे आता है जनरल लॉ के अंदर ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या है इसको जरा देखें। अ लॉ प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है कि वो भी लॉ बना सकता है। व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन, जब नेशनल असेंबली सेशन में ना हो। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स वेस्टेड इन हिम बाय आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 89 के थ्रू प्रेसिडेंट को ये पावर्स दी गई हैं कि वो भी लॉ बना सकता है, जिसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। और ये जो प्रेसिडेंट अपनी पावर्स लॉ बनाने की यूज करता है जनरली फॉर सर्टेन इमरजेंसी सिचुएशंस। इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रेसिडेंट फिर लॉ बनाता है, ठीक। उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं उस लॉ को, ठीक हो गया। अब ये देखें, हमने ऑर्डिनरी लॉ, फिर पब्लिक, फिर उसके सारे ये हमने कर लिए, सिर्फ बच गया प्राइवेट लॉ और सिविल लॉ। इसको इरेज करके मैं वो लिख देता हूं, ठीक जी। तो देखें, प्राइवेट लॉ के अंदर हम डिस्कस करते हैं सिविल लॉ। पब्लिक लॉ हमने सारा डिस्कस किया, अब प्राइवेट लॉ को देखें। प्राइवेट लॉ सेटल्स प्राइवेट अफेयर्स ऑफ सिटीजन्स। जो सिटीजन्स के प्राइवेट अफेयर्स हैं उनके साथ डील करता है प्राइवेट लॉ। रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एंड कंपनसेट विक्टिम्स। जो डिस्प्यूट्स हैं इंडिविजुअल और ग्रुप के दरमियान उनको रिजॉल्व करना, और जो विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेट करना, ये प्राइवेट लॉ के अंदर आता है। अब इसी के अंदर हम सिविल लॉ को डिस्कस करते हैं। यही चीजें सारी सिविल लॉ भी हैं, बस कैटेगराइजेशन में यहां पे पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ लिखा था, नीचे मैंने सिविल लॉ लिख दिया, ठीक। तो यही चीजें सिविल लॉ भी हैं, ठीक, कि लॉ डेट रेगुलेट्स द प्राइवेट अफेयर्स ऑफ सिटीजन्स। वही बातें कि प्राइवेट अफेयर्स को ये डील करता है, ठीक। अब उन प्राइवेट अफेयर्स में क्या चीजें आती हैं? इनहेरिटेंस का मसला, विरासत का मसला, ठीक, डेब्ट्स का मसला, डेट्स कर्जों का, प्रॉपर्टी डैमेज का मसला, इन सब के ऊपर लॉ बने हुए हैं कि इनको आपने कैसे डील करना है, ठीक। डिफेमेशन का होता है ना, आप लोग देखते हो टीवीओ में एक्टर्स ने या पॉलिटिकल फिगर्स ने अदालत में केस डाला हुआ है डिफेमेशन का कि यार मेरी डिफेमेशन हुई है, ठीक है। इसी तरह ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट, किसी के साथ कंट्रैक्ट किया फिर वक्त से पहले तोड़ दिया, कंट्रैक्ट पूरा होने से पहले तोड़ दिया, तो इन सब चीजों के ऊपर लॉ है। और ये सारे प्राइवेट अफेयर्स हैं जिनके साथ प्राइवेट लॉ या सिविल लॉ डील करता है, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी है सोर्सेज ऑफ लॉ के ऊपर, इसके बाद जो वीडियो है, ठीक। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।